हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मधु त्रिवेदी। आज मैं आपको पुरानी या प्रारंभिक हिंदी की व्याकरणिक विशेषताओं को बताने जा रही हूँ। गुलेरी जी ने अपने शब्दों में कहा है, अपभ्रंश का परिवर्ती रूप ही पुरानी हिंदी है। इस प्रकार पुरानी हिंदी की स्थिति अपभ्रंश, अवहट्ट और मध्यकालीन हिंदी के बीच की है। अपनी प्रौढ़ता के कारण इसने भी कवियों को साहित्य सृजन के लिए आकृष्ट किया। पुरानी हिंदी के अंतर्गत आदिकालीन रासो काव्य, रास काव्य, परवर्ती सिद्ध काव्य, नाथ काव्य, मुल्ला दाऊद का चांदायन, सूफी काव्य, जयदेव, नामदेव तथा त्रिलोचन आदिकृत संत काव्य, प्रारंभिक खड़ी बोली काव्य तथा प्रारंभिक गद्य काव्य आदि को परिगणित किया जा सकता है। इस प्रकार पुरानी हिंदी की विशेषताओं को क्रमशः इस प्रकार विवेचित किया जा सकता है, जिसमें पहला पॉइंट, पुरानी हिंदी की ध्वनि व्यवस्था अपभ्रंश एवं अवहट्ट के काफ़ी निकटस्थ है। अपभ्रंश के विपरीत अवहट्ट में जिन दो स्वरों ए औ का प्रवेश हुआ, पुरानी हिंदी ने उसके प्रयोग की बहुलता पाई। बड़ी र ढ का प्रयोग भी स्पष्टतः होने लगा। नह संयुक्त, मह संयुक्त, लह संयुक्त आदि मूल व्यंजन के रूप अपभ्रंश काल में प्रयुक्त नहीं थे। पुरानी हिंदी ने उन्हें मूल न, म, ल महाप्राण रूप में ग्रहण किया। क्षतिपूरक दीर्घीकरण तथा सरलीकरण की प्रवृत्ति और भी बलिष्ठ हुई। अपभ्रंश का द्वित्व तथा संयुक्त व्यंजन पुरानी हिंदी में ज्यों का त्यों मिलता है। कहीं कहीं संस्कृत का पुरानी हिंदी रूप दोहरी भाववाचक संज्ञा के रूप में मिलता है, जैसे चातुर्यता। संस्कृत की वर्तमान कालिक क्रिया अस्ति अपभ्रंश एवं पुरानी हिंदी में होना धातु रहकर वर्तमान धातुज विशेषणों के क्रियापद का काम करने लगती है, जैसे अस्ति अहै बन जाता है, फिर धीरे धीरे अहै। इसी अहै से आधुनिक हिंदी का है बना है। पुरानी हिंदी अवहट्ट की तुलना में और अधिक वियोगात्मक हो गई थी। शाब्दिक विशेषताओं में अपभ्रंश एवं अवहट्ट की तरह ही तद्भव शब्दों की प्रधानता रही, किंतु भक्ति आंदोलन के प्रभाव से तत्सम शब्दों का प्राचुर्य बढ़ा। इसके साथ ही मुस्लिम शासन काल में पश्तो, तुर्की एवं अरबी फारसी के शब्दों का प्रवेश हुआ, जैसे तत्सम में अलक, रोम, मस्तक, तिलक, करुणा, ब्रह्मा, शास्त्र, मोक्ष आदि जैसे शब्द हैं। अरबी में अक्ल, कबाब, नज़र, नूर आदि जैसे शब्द हैं। फारसी में आवाज़, जिंदा, दम, दिल आदि हैं। तुर्की में चकमक, कलगी आदि जैसे शब्द हैं। पश्तो, पठान, डंगर आदि जैसे शब्द हैं। इसके अतिरिक्त अनुकरणात्मक शब्दों की प्रचुरता भी पुरानी हिंदी की अन्यतम विशेषता है, जैसे कनकन, खटर खटर, डगमगाना आदि। इस प्रकार पुरानी हिंदी के प्रारंभिक चरण से ही कारकीय रूपों में परिवर्तन हुआ। इन रूपों में निर्विभक्ति अथवा प्रसर्ग युक्तता प्रधान थी। नाना प्रकार की सहायक क्रियाओं के प्रयोग में पदक्रम की स्वच्छता समाप्त हो गई। क्रिया के काफ़ी रूप कृदंती होने लगे, अतः क्रिया लिंग से प्रभावित होने लगी। इस संदर्भ में यह ज्ञात है कि ध्वनि व्यवस्था, व्याकरण रूप अथवा शब्द भंडार की दृष्टि से पुरानी हिंदी अपभ्रंश, अवहट्ट एवं मध्यकालीन हिंदी के बीच की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने परवर्ती अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहा है। 8वीं 9वीं शताब्दी में सिद्धों की भाषा में हमें अपभ्रंश से निकलती हुई स्पष्टता दिखाई पड़ती है।
कुछ विद्वानों ने पुष्पदंत को ही हिंदी का कवि कहा है, लेकिन वे निस्संदेह अपभ्रंश के कवि हैं। उनकी कृतियों में कहीं कहीं विकासमान हिंदी के प्रयोग अवश्य मिलते हैं। हरदेव बाहरी ने लिखा है, हम डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया के विचार से सहमत हैं कि रोड कवि कृत राउलवेल एकमात्र ऐसी कृति है जिसमें एक भाषा के लक्षण मिलते हैं। विद्यापति और ज्योतिरेश्वर ठाकुर के यहाँ भी पूर्वी हिंदी के बीज मिल जाते हैं। नाथों और जोगियों की वाणी में आरंभिक हिंदी का निखरा रूप दिखाई पड़ता है। शुद्ध खड़ी बोली के प्रारंभिक नमूने अमीर खुसरो की शायरी में मिलते हैं। सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, विधना ऐसी रैन कर भोर कंधों न होए। इस तरह हमने पुरानी हिंदी की व्याकरणिक विशेषताओं को सुना। अब मैं आगे खंड प्रथम का दूसरा टॉपिक शुरू करूँगी। धन्यवाद।